हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इकाई 10 प्रारंभिक शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। देखिए, इस इकाई को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं कि आप लोगों का कोर्स जो चल रहा था वो 501 चल रहा था। 501 में आप लोगों की इकाई 10 है टोटल, ब्लॉक के हिसाब से कि ब्लॉक 1 में 2 इकाइयाँ हैं। इस तरीके से टोटल इकाइयाँ जो थी वो 10 इकाइयाँ थीं इस 501 कोर्स में। तो इन 501 कोर्स में जितनी भी इकाइयाँ थी, इन 10 इकाइयों को आज हम लोग 10वीं इकाई पढ़ेंगे। 9 इकाइयों को हम लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से जो भी आप लोगों के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनको हाईलाइट करके अच्छे तरीके से समझ लिया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उन चीज़ों को हम लोगों ने समझा है, एक तरीके से शॉर्ट नोट्स टाइप में समझा है। आज हम लोग पढ़ेंगे इकाई 10। इसके बाद आप लोगों का कोर्स जो है वो शुरू होगा 502। इसी तरीके से 502, 3, 4, 510 तक आप लोगों के कोर्स हैं। तो अब आप लोग हमको कमेंट करके बताइए कि क्या आगे का जो कोर्स है, यानी कि 502 है, 503 है, इन कोर्सों को भी आप लोगों को इसी तरीके से वीडियोज के माध्यम से और हाईलाइट करके जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको समझाया जाए अथवा नहीं। जो भी अगर आप लोगों की आगे भी पढ़ने की इच्छा है 502, 503 कोर्सेज के इसी तरीके से हाईलाइट करके, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। इसके बाद हम लोग आगे के जो कोर्सेज हैं उनको भी इसी तरीके से उनकी इकाइयों को हाईलाइट करके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको डिस्कस कर लेंगे। तो आज की वीडियो जो है वो इकाई 10 है, प्रारंभिक शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोगों का जो टॉपिक है, जो हेडिंग है, वो ये है जैमतियन कॉन्फ्रेंस सम्मेलन 1990। इसने क्या बताया है? इसने बताया हुआ है कि 5 से 9 मार्च 1990 में थाईलैंड के शहर जैमतियन में एक विश्व स्तरीय सम्मेलन हुआ जिसका विषय था सभी के लिए शिक्षा। इस सम्मेलन को जैमतियन सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के 155 देशों ने भाग लिया। विश्व सम्मेलन सभी के लिए शिक्षा के प्रतिभागियों ने इस विश्वास की पुनः पुष्टि की कि शिक्षा के लिए सभी का अधिकार है, और उन सभी ने अपनी इन प्रतिबद्धता दोहराई कि वे सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहयोगात्मक रूप से कार्य करेंगे। इस बात को समझा कि शिक्षा एक सुरक्षित, स्वास्थ्यकरक, अधिक संपन्न तथा पर्यावरण अनुकूल विश्व को सुनिश्चित करने में सहायक होती है। यह जाना कि शिक्षा व्यक्तित्व तथा सामाजिक उन्नयन के लिए एक पर्याप्त अवस्था तो नहीं है, परंतु एक अपरिहार्य या अनिवार्य अवस्था अवश्य है। यह स्वीकार किया कि परंपरागत ज्ञान तथा देश सांस्कृतिक परंपराओं का विकास में एक मूल्य होता है। यह भी स्वीकार किया कि समग्र रूप से शिक्षा के वर्तमान प्रावधान अधिक संगत तथा गुणात्मक रूप से संशोधित होने चाहिए तथा सार्वभौमिक रूप से पर्याप्त हों। जैमतियन सम्मेलन की प्रमुख चुनौतियां क्या थीं? तो शिक्षा पर विश्व घोषणा नामक इस सम्मेलन में सभी के लिए शिक्षा के प्रयोजन, विस्तृत दर्शन, वचनबद्धता और आवश्यकताओं के अनुसार 9 अनुच्छेदों का प्रारूप बनाया, जो इस सम्मेलन के मुख्य चुनौतियां थी तथा इनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है। जैसे कि मूल अधिगम आवश्यकताओं को पूरा करना। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह बच्चा हो, युवक हो अथवा प्रौढ़ हो, उन शैक्षिक अवसरों का लाभ उठा सकेगा जो उनकी मूलभूत अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाए गए हैं। मूलभूत अधिगम आवश्यकताओं का कार्यक्षेत्र, विस्तार या उद्देश्य तथा उनकी पूर्ति कैसे हो, ये बातें अलग अलग देशों तथा संस्कृतियों में भिन्न हो सकती हैं और अनिवार्य समय के साथ भी बदलेंगी। दूरदृष्टि के रूप में देना, दूरदृष्टि को रूप देना, यानी कि इस विस्तृत दूरदृष्टि में निम्नलिखित आने चाहिए, जैसे कि अधिगम पर फोकस करना, बेसिक शिक्षा के साधनों और कार्यक्षेत्र को व्यापक बनाना, भागीदारी को मजबूत बनाना, अधिगम के लिए वातावरण में वृद्धि करना, अभिगमता का सार्वत्रिकीकरण तथा निष्पक्षता को प्रोत्साहित करना, गुणवत्ता युक्त बेसिक शिक्षा सेवाओं का विस्तार किया जाए तथा विषमताओं को कम करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण तथा आवश्यक प्राथमिकता है कि लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा के लिए अभिगमता को सुनिश्चित करना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना और उन सभी बाधाओं को हटाना जो इनकी सक्रिय भागीदारी में रोड़ा बनती हैं। अधिगम पर फोकस करना, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया प्रीवियस पॉइंट में, कि किसी व्यक्ति या समाज के लिए विस्तारित शैक्षिक अवसर सार्थक विकास में रूपांतरित होंगे या नहीं। अंतत्वगोता इस बात पर निर्भर करता है कि क्या इन अवसरों के फलस्वरूप लोग वास्तव में कुछ सीख सकेंगे अथवा नहीं। अतः बेसिक शिक्षा का फोकस वास्तविक अधिगम प्राप्ति तथा निष्पत्तियों पर होना चाहिए। बेसिक शिक्षा के साधनों तथा कार्यक्षेत्र को व्यापक बनाना।
अधिगम जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। परिवार से परे बेसिक शिक्षा की हस्तांतर शैली प्राथमिक विद्यालयन है। अधिगम के लिए पर्यावरण संवर्धन क्या है? तो सभी अध्येताओं को पूर्ण पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, सामान्य शारीरिक और संवेगात्मक सहायता जिसकी भी उन्हें आवश्यकता हो दी जानी चाहिए, ताकि वे अपनी शिक्षा प्रक्रिया में सक्रियता से प्रतिभागी बन सके और उसका लाभ उठा सकें। भागीदारी को मजबूत बनाना। राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय अधिकारी का यह विशेष दायित्व है कि वे सबके लिए शिक्षा का प्रावधान करें। इसके लिए सभी स्तरों पर नई और सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है। इन संदर्भ में अध्यापकों तथा परिवारों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने की आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यक है कि सभी देशों में अध्यापकों की सेवा शर्तों तथा उनकी स्थिति जो सबके लिए शिक्षा के सफल कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है में तुरंत सुधार लाया जाए। एक समर्थक नीति निर्देशक विकसित करना। तो किस तरीके से कि विभिन्न समाजों से अपेक्षा है कि वे बेसिक शिक्षा के लिए एक मजबूत बौद्धिक तथा वैज्ञानिक पर्यावरण सुनिश्चित करें। संसाधन संगठन सभी की अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह अनिवार्य है कि नए और वर्तमान वित्तीय मानव संसाधनों, निजी, सरकारी तथा ऐच्छिक का संगठन किया जाए। तो इस तरीके से इन टॉपिक्स में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो हम लोगों ने पढ़ ली हैं। अगला टॉपिक है कि अंतर्राष्ट्रीय एकता, भाईचारे को मजबूत बनाना। बेसिक अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति करना एक सामूहिक तथा सार्वभौमिक मानव उत्तरदायित्व है। इसके लिए अनिवार्य है कि वर्तमान आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सद्भावना, भाईचारा तथा निष्पक्ष तथा औचित्यपूर्ण आर्थिक संबंध स्थापित किए जाएं। बेसिक शिक्षा के लिए संसाधनों में ठोस और दीर्घकालीन बढ़ोतरी की आवश्यकता है। बच्चों और प्रौढ़ों की मूल अधिगम आवश्यकताओं को जब भी वे उत्पन्न हो उसकी पूर्ति की जाए। जामतीय सम्मेलन में मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक क्रियाविधि के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया गया। इसके निम्नलिखित बिंदु इस प्रकार से हैं कि पूर्व बाल्यकाल देखभाल तथा शिक्षा क्रियाकलाप का विस्तार हो, अधिगम वातावरण में सुधार हो, प्रौढ़ निरक्षरता में कमी, नवयुवकों व प्रौढ़ों के लिए बेसिक शिक्षा तथा कौशल प्रशिक्षण का विस्तार तथा व्यक्तियों तथा परिवारों द्वारा एक अच्छे जीवन यापन के लिए ज्ञान, कौशल और मूल्यों में परिवर्धन। क्रियाविधि योजना के लिए सबके लिए शिक्षा में घोषणा पत्र में कुछ बेसिक सिद्धांत भी दिए गए हैं जो कि निम्नलिखित हैं, जैसे कि निष्पक्षता यानी कि अधिगम पर बल देना, अधिगमता का सार्वजनिकरण तथा निष्पक्षता को बढ़ावा देना, अधिगम परिवेश में सुधार करना, भागीदारी को मजबूत करना। इस तरीके से निष्पक्षता में कुछ पॉइंट्स हैं। मुख्य लक्ष्य क्या है? तो वर्ष 2000 तक प्राथमिक शिक्षा की सार्वत्रिक अधिगमता तथा 80% पूर्ति दर, वर्ष 2000 तक 1990 के दशक में की तुलना में प्रौढ़ निरक्षरता को दर को आधा करना, जिसमें महिला साक्षरता पर विशेष बल देना होगा। अधिगम उपलब्धि में सुधार, तो पूर्ण बाल्यावस्था में देखभाल और विकास क्रियाकलाप का विस्तार जिसमें परिवार और सामुदायिक प्रयास सम्मिलित किए जाएं। इसमें विशेषता गरीब, निर्योग तथा सुविधा वंचित बच्चे जो हैं वो सम्मिलित होते हैं। जामतीय सम्मेलन का प्रभाव, तो जामतीय सम्मेलन ने राष्ट्रीय सरकारों की नीतियों तथा कार्यक्रमों को निम्न प्रकार से प्रभावित किया है। बेसिक शिक्षा के कार्य क्षेत्र को और व्यापक बनाया, जिसमें अप्रौढ़ साक्षरता, नवयुवकों के लिए जीवन कौशलों में प्रशिक्षण तथा विद्यालय पूर्व बच्चों के लिए पूर्व बालिकाएं बाल देखभाल तथा विकास सम्मिलित हैं। विकास योजनाओं में सबके लिए शिक्षा को प्राथमिकता। राष्ट्रीय सरकारों पर प्रभाव किस तरीके से है? तो शिक्षा प्रणाली की योजना तथा प्रबंधन में सुधार लाने के लिए विशेष प्रयास, शैक्षिक योजना तथा प्रबंधन प्रणाली की विकेंद्रीकरण, राजकीय तथा गैर राजकीय संगठनों में भागीदारी को मजबूत बनाना। जामतीय सम्मेलन का E9 देशों पर प्रभाव, तो ये E9 देश क्या है? आइए इनको पढ़ते हैं। उच्च जनसंख्या वाले देश जिनमें बांग्लादेश, ब्राजील, चीन, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया तथा पाकिस्तान सम्मिलित हैं। ये विश्व की जनसंख्या का 50% हैं। ये E9 देश कहलाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आज E9 देश कौन से हैं, तो वो 9 देश जो कि विश्व की जनसंख्या का 50% दर्शाते हैं, E9 देश आते हैं। और ये 9 देश कौन कौन से हैं, इनके नाम भी आप ध्यान रखिए। बाई चांस आप लोगों को पूछ लिया जाए और कोई एक ऐसे देश का नाम दे दिया जाए जो कि E9 देश में सम्मिलित नहीं है, और पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में कौन सा E9 देश में सम्मिलित नहीं है, तो इस तरीके से E9 देश क्या है, इसको तो जरूर ध्यान रखिए कि ऐसे देश जिनमें जनसंख्या प्रतिशत जो है वो संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 50% दर्शाता हो, वो E9 देश कहलाते हैं।
जामतेई सम्मेलन 1990 के पश्चात E9 देशों के अध्यक्षों का सम्मेलन नई दिल्ली में 1993 में हुआ। इन दोनों सम्मेलनों के पश्चात सभी E9 देशों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। जामतेई सम्मेलन के प्रभाव के रूप में E9 की निम्नलिखित उपलब्धियां रही हैं: प्रौढ़ निरक्षरता में अत्यधिक कमी, पूर्व बाल्याकाल शिक्षा संबंधी कार्यनीति में बढ़ोतरी, विद्यालय पूर्व शैक्षिक कार्यनीतियों तथा सेवाओं में ठोस वृद्धि, सार्वत्रिक प्रारंभिक शिक्षा की ओर महत्वपूर्ण प्रगति, शैक्षिक सेवाओं का केंद्रीकरण तथा पाठचर्या फ्रेमवर्क का विकास। दक्षिण एशियाई क्षेत्र पर प्रभाव। तो जामतेई सम्मेलन के पश्चात दक्षिण एशिया के देशों में बहुत सी नई पहलें की गईं और व्यापक रूप में कार्यनीतियाँ, योजनाएं, कार्यक्रम तथा परियोजनाएं तैयार की गईं तथा कार्यान्वित की गईं। लक्ष्यों की पुनः पुष्टि की गई, उन्हें पुनः परिभाषित किया गया, नए लक्ष्य निर्धारित किए गए तथा इनकी तिथियों में भी आवश्यक बदलाव किए गए। प्रगति को मॉनिटर किया जाने लगा और नई कार्यनीतियाँ परखी गईं। जामतेई सम्मेलन के पश्चात इस क्षेत्र की उपलब्धियां निम्नलिखित हैं, जैसे कि प्राथमिक विद्यालय पंजीयन में वृद्धि हुई, पूर्व बाल्याकाल देखभाल तथा शिक्षा में विस्तार, गुणवत्ता को उच्च प्राथमिकता, कार्यात्मक प्रौढ़ साक्षरता में वृद्धि, शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली में सुधार, बेसिक शिक्षा के लिए निर्धारित राष्ट्रीय बजट में वृद्धि, वर्तमान संसाधनों का उचित व प्रभावी उपयोग। इस तरीके से इन क्षेत्रों में कई उपलब्धियां जो हैं वो देखी गई हैं। विकासशील देशों में प्रारंभिक शिक्षा। तो बहुत से विकासशील देशों में परंपरागत भूमिका निर्धारण के कारण लड़कियां विद्यालय में नहीं जाती, लड़कों को प्रायः विद्यालय भेजा जाता है। यह प्रचलन अफ्रीका के सहारा क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्रों तथा दक्षिण और पश्चिम एशिया के देशों में पाया जाता है, जहां शिक्षा के लिए लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है। विकासशील देशों में निम्नलिखित कारक प्रारंभिक शिक्षा में बाधक कारकों के रूप में देखे गए हैं, जैसे कि अपर्याप्त बजट। तो ये भी एक कारण है। अधिकांश विकासशील देशों में प्रारंभिक शिक्षा के निर्धारित वित्तीय बजट इतना अपर्याप्त या कम होता है कि इसके सार्वत्रिक अनिवार्य विद्यालय उपस्थिति के लक्ष्यों की प्राप्ति की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती। यदि सार्वत्रिकरण के लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है तो प्रारंभिक शिक्षा के बजट को बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरीके से अपर्याप्त बजट इसका एक कारण है। विद्यालयों तथा अध्यापकों की कमी। ग्रामीण क्षेत्र तथा कमजोर जिलों में व्यापक प्राथमिक विद्यालय नेटवर्क की कमी देखी गई है कि ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहां पर ना तो विद्यालय हैं, अगर विद्यालय हैं तो उन्हें पढ़ाने के लिए अध्यापक नहीं है, तो ये भी इसका एक प्रमुख कारण है। लागत। तो विकासशील देशों में बहुत से आदमियों की आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर है कि वे अपने बच्चों को विद्यालय भेजने में आने वाले खर्च को उठा नहीं पाते, जैसे कि वो पुस्तकें नहीं ले पाते, उनकी लेखन सामग्री नहीं ले पाते, विद्यालय की वर्दी या यूनिफॉर्म नहीं ले पाते हैं, आने जाने का खर्च नहीं उठा पाते हैं। तो ये भी इसका एक प्रमुख कारण है। निम्न साक्षरता दर। तो ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं कि विकासशील देशों में 30-50% बच्चे ऐसे हैं जो प्राथमिक शिक्षा के 4 वर्ष के पश्चात विद्यालय छोड़ जाते हैं, यानी कि वो एडमिशन तो लेते हैं लेकिन बीच में ही स्कूल छोड़ के चले जाते हैं। तो उनकी साक्षरता दर कभी भी इतनी उच्च नहीं हो पाती है। तो निम्न साक्षरता दर भी इसका एक प्रमुख कारण है। अगला देखते हैं प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकरण में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की क्या भूमिका है। तो प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकरण तथा सबके लिए शिक्षा के लक्ष्यों को तेजी से तथा निरंतर रूप से प्राप्त करने के लिए विश्व भर में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां कार्यरत हैं। उदाहरण के लिए विश्व बैंक है, एशिया विकास बैंक, USAID, DFID, NORAD, CIDA, SIDA, SDC, यूनेस्को, यूनिसेफ, UNFPA, UL। तो इस तरीके से कुछ ऐसी एजेंसियां हैं जो सबके लिए शिक्षा में सहयोग कर रही हैं। यूनेस्को के बारे में अगर हम लोग जानें तो नवंबर 1945 में लंदन में हुए विश्व सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, जिसकी फुल फॉर्म आप लोग याद रखिए, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यूनेस्को की स्थापना की गई। तो कब की गई ध्यान रखिए, बहुत बार पूछा गया है। तो 1945 में की गई और इसकी फुल फॉर्म भी आप लोग ध्यान रखिए। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से शांति को बढ़ावा देना था। इसका मुख्यालय कहाँ है ये भी पूछा जाता है। तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को के अनुसार अधिगम का महत्व आर्थिक विकास और शांति में है। यूनेस्को क्या है? वो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इस संस्था ने अपने सहयोगी राष्ट्रों के साथ परामर्श करके सबके लिए शिक्षा अभियान में सहयोग दिया है। सबके लिए शिक्षा अभियान के समर्थन में यूनेस्को ने निम्नलिखित दस्तावेजों का निर्माण किया, जैसे कि क्रियाविधि योजना,
जो राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने वाली क्रियाविधियों को संगठित तथा युक्त करता है। सबके लिए शिक्षा के लिए राष्ट्रीय क्रियाविधि योजना तैयार करने के लिए दिशा निर्देश, जिसका उद्देश्य विभिन्न सदस्य देशों की राष्ट्रीय सबके लिए शिक्षा योजना के निर्माण में सहायता करता है। सबके लिए शिक्षा के समर्थन में विकास साझेदारी सहयोग दस्तावेज, मूल्याचार तथा कार्यनीतियाँ, सबके लिए शिक्षा पर सूचना बांटने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक न्यूज बुलेटिन बोर्ड की स्थापना की गई, जो महत्वपूर्ण घटनाओं और उपलब्धियों पर नियमित रूप से सूचना देता है। यूनेस्को की सबके लिए शिक्षा के प्रति वचनबद्धता नीचे दी गई बॉक्स में दी गई है, जैसे कि 5 केंद्रीय क्षेत्र। तो सबके लिए शिक्षा को यूनेस्को के सभी कार्यक्रमों में पूर्ण रूप से संगठित करना, सबके लिए शिक्षा में कार्यान्वयन में देशों की सहायता करना, उदाहरण के लिए उन शिक्षा नीतियों के निर्माण में जो अपवर्जित समूह को पोषित करती है, क्षमता निर्माण तथा देशों के मध्य आदान प्रदान के लिए क्षेत्रीय रचना तंत्रों का विकास करना, संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग तथा बेसिक शिक्षा में अधिक निवेश, सबके लिए शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में समर्थन करके वैश्विक स्तर पर सबके लिए शिक्षा की गति को बनाए रखना। अब हम लोग जानेंगे यूनिसेफ के बारे में। तो यूनिसेफ का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन फंड है। तो इसको हिंदी में भी ध्यान रखिए, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड निधि। अगर इंग्लिश में बात करें तो फुल फॉर्म इसकी इंग्लिश में भी ध्यान रखिए, यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यानी कि यूनिसेफ। ये संस्था विश्व के 150 से भी अधिक देशों के बच्चों की उनकी सरकारों के माध्यम से सहायता करती है। वे हैं स्वास्थ्य की देखभाल, पोषण, जल प्रदाय तथा शिक्षा है। लिंग समानता पर इसका विशेष बल होता है। सभी प्रकार की विषमताओं को दूर करने का भी प्रयास करती है। यूनिसेफ मिलेनियम डिक्लेरेशन 6 तथा सबके लिए शिक्षा में निर्धारित शैक्षिक तथा लिंग समानता संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ काम करता है। यूनिसेफ एक मूलभूत गैर प्रणाली लक्ष्य के प्रति वचनबद्ध है और वह लक्ष्य है सबके लिए गुणवत्ता शिक्षा। विश्व बैंक के बारे में अगर पढ़ें तो विश्व बैंक गुणवत्ता की ओर प्रगमन, सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षा तथा सबके लिए शिक्षा के अन्य लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाने के लिए सबके लिए शिक्षा का समर्थन व सहायता करता है। विश्व बैंक दुनिया भर के लगभग 90 देशों के सबके लिए शिक्षा कार्यक्रम की बहुआयामी प्रयासों द्वारा सहायता करता है। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं कि प्राथमिक विद्यालय अभिगमता तथा निष्पक्षता, शैक्षिक गुणवत्ता तथा अधिगम उपलब्धि में सुधार लाना, लड़कियों के ड्रॉप आउट दर को कम करना, अवधारणा दर को बढ़ाना, HIV प्रभावित विद्यार्थियों की शिक्षा में सहायता करना, पूर्व बाल्यकाल विकास को बढ़ावा देना, विभिन्न देशों में सबके लिए शिक्षा संभावना को सुरक्षा प्रदान करना। अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग यानी कि DFID क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग UK सरकार का भाग है, जो विकासशील देशों के साथ मिलकर विकास को प्रोत्साहित करने तथा अत्यंत गरीबी को कम करने के लिए कार्य करता है। DFID भारत की कुछ कमजोर राज्यों जैसे कि बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आदि की सहायता करता है। DFID गांव में रहने वाले तथा नगर के स्लम क्षेत्रों में रहने वाले निर्धन व्यक्तियों की सहायता करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य करता है, ताकि वे कुछ आय प्राप्त कर सकें, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जल और साफ सफाई सेवाएं प्राप्त कर सकें। स्वीडन की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी यानी कि SIDA, स्वीडन की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी स्वीडन की सरकारी एजेंसियां हैं जो विश्व भर में तकनीकी सहायता तथा धन निधि देती हैं। SIDA का भौगोलिक फोकस अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका, केंद्रीय तथा पूर्वी यूरोप के देशों पर है। भारत को इस एजेंसी से 1964 से लेकर आज तक स्वीडिश द्विपक्षीय विकास सहायता के अंतर्गत सहायता मिल रही है। इस परियोजना का उद्देश्य राजस्थान, सुदूर व सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों में प्राथमिक शिक्षा का सशक्तिकरण तथा गुणात्मक सुधार लाना है। इसका विशेष जो फोकस है वो लड़कियों की शिक्षा पर है। विश्व मंच डकार, सेनेगल 2000। सबके लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन 1990 में ये शपथ ली गई कि वर्ष 2000 तक इस सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति की जाएगी। उनका आशय था कि बच्चे, युवक व प्रौढ़ सभी उन शैक्षिक अवसरों से लाभान्वित होंगे जिनका अभिकल्पन उनकी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया था। इस सम्मेलन से कुछ वर्ष पहले 1996 में
यूनेस्को द्वारा गठित 21वीं शताब्दी में शिक्षा पर सम्मेलन पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग ने शिक्षा की अवधारणा दी, जिसके अंतर्गत शिक्षा के 4 स्तंभ बनाए गए, जो कि इस प्रकार हैं: लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर एंड लर्निंग टू बी। सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य क्या हैं? तो ये सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे, युवकों तथा प्रौढ़ों के अधिगम की आवश्यकताएं पूरी हो सकें। ये सुनिश्चित करना कि 2015 तक के सभी बच्चे, विशेषकर लड़कियां, कठिन परिस्थिति ग्रस्त बच्चे और वे जिनका संबंध जनजातीय अल्पसंख्यक वर्ग से है, अच्छी गुणवत्ता वाली निःशुल्कता अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो है उसको प्राप्त कर सकें। विश्व शिक्षा मंच की कार्य नीतियाँ या फिर उद्देश्य क्या हैं? तो इसकी कार्य नीतियाँ उद्देश्य है कि सबके लिए शिक्षा नीतियों को एक स्पष्ट अभिलषण ढांचे में के अंतर्गत प्रोत्साहित करना और इन्हें निर्धारणता, उन्मूलन, विकासात्मक कार्य नीतियों से जोड़ना, शैक्षिक अनुशासन तथा प्रबंधन को प्रभावी, सहभागितापूर्ण तथा उत्तरदायी ढंग से विकसित करना। तो ये इसके उद्देश्य थे। तो ये थी हमारा आज की यूनिट, जो कि इकाई 10 थी। इसको हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ लिया और उन सभी टॉपिक्स को भी ध्यान से पढ़ा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आगे की जो भी कोर्स हैं 502, 503, तो उनमें जितने भी ब्लॉक हैं, जितनी भी इकाइयाँ हैं, क्या उनकी भी वीडियो हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप लोगों को उसकी आवश्यकता है या जिन भी स्टूडेंट्स को लगता है कि वो वीडियोज उनको चाहिए, तो कमेंट करके बताइए। हम आगे के भी जितने भी कोर्सेज हैं, उनमें जितने भी ब्लॉक और यूनिट हैं, उनको भी इसी तरीके से हाईलाइट करके और जो मेन टॉपिक्स हैं उनको आप लोगों को समझा देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।